जी स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? जी महोदय। जी महोदय। जी जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में आप लोगों ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द के बारे में जाना कि शब्द कितने प्रकार के हैं। तो स्यादवाच को लाक्षणिक कहा, शब्दोत्तर व्यंजक कहा। 3 प्रकार का अपने शब्द जाना, और जो 3 प्रकार का शब्द होता है उसके 3 ही प्रकार के अर्थ होते हैं। वाचक का वाच्यार्थ होता है, लाक्षणिक का लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द का व्यंग्य अर्थ होता है। और तात्पर्यार्थ को भी आपको बताया कि जब हम वाक्य बोध करते हैं, शाब्द बोध करते हैं, तो किस प्रक्रिया से हमें शाब्द बोध होता है, तो ये आपको बताया। अभी आप लोग सब प्रकार के अर्थों को मैंने सामान्य परिचय आपको दिया कि 3 प्रकार के अर्थ आपको जो बताए थे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। तो अब आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि 3 प्रकार के जो शब्द बताए थे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, वो सब में ही व्यंजकता रहती है, अर्थ में भी व्यंजकता रहती है। शब्द में तो होती है, शब्द तो व्यंग्यार्थ होता ही है, और अर्थ में भी व्यंजकता रहती है। अर्थ से भी दूसरा अर्थ व्यंग्य के रूप में आता है। तो वही इस कारिका के द्वारा सर्वेषां प्रायसोऽर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि सर्वेषां प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम इष्यते। तो अर्थ 3 प्रकार के बताए, स्यादवाचको लाक्षणिकः, शब्दोत्तर व्यंजकस्तरः, वाच्यादयस्तदर्थासु, और उनके वाच्य इत्यादि अर्थ बताए थे। तो वही बता रहे हैं कि सर्वेषाम इति, इसका बता रहे हैं सर्वेषाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यानाम, कि जो वाच्य होता है उसका उसमें भी व्यंग्य रहता है। जिस शब्द से, जो वाचक शब्द से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है, तो उस वाच्य अर्थ में भी व्यंग्य रहता है। और जो लाक्षणिक शब्द के द्वारा हमें जो लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है, तो उस लक्ष्यार्थ में भी व्यंग्य होता है। और जो हमें व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, तो उस व्यंग्यार्थ में भी व्यंग्य छुपा हुआ रहता है। तो 3 प्रकार के जो अर्थ बताए थे, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, प्रायशः सर्वेषाम अर्थानां व्यंजकत्वम इष्यते। सभी अर्थों में व्यंजकत्व होता है। तो अब बता रहे हैं कि आचार्य मम्मट वाच्य अर्थ का बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा होता है वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ में किस प्रकार से व्यंजकता रहती है, तो उस व्यंजकता को आचार्य मम्मट बता रहे हैं कि वाच्यार्थ में कैसी व्यंजकता रहती है। तो एक पद्य के द्वारा आचार्य मम्मट बताते हैं। तो ये पद्य है, माता गृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया तदभण किम करणीयम एवमेव न वासरः स्थायी। तो ये जो पद्य है, इसका पहले हमें कुछ
बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए कि इस पद्य का बैकग्राउंड क्या है। जो ये हाल गाथा सप्तशती का श्लोक है, जो हाल गाथा सप्तशती में जो श्लोक लिखे गए हैं वो कुछ विशेष परिस्थिति में लिखे गए हैं। उनका बिना बैकग्राउंड समझे अर्थ नहीं लग सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले उनका बैकग्राउंड समझना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड ये है, चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कोई लड़की है, वो अपनी, उसकी माता ने बताया, उसकी माता ने कहा कि आज घर में भोजन की सामग्री नहीं है। तो ये तो उसकी माता ने बता दिया। अब वो लड़की है, वो अपनी माता से कह रही है कि हे माता, गृहोपकरणम अद्य नास्ति इति तु त्वया साधितम कथितम। घर में कोई सामग्री नहीं है, ये तो आपने बता दिया। अब ये भी आप बताओ, तद भण किम करणीयम। अब आप ये बोलो कि ऐसा क्या अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जो कह दिया, अब कह करके आपने दोबारा से उस पर कोई आपने गौर नहीं करी, दोबारा से उस पर गौर नहीं करी। और अब जैसे आप चुपचाप बैठी हो वैसे एवं एवं न बासरा स्थाई, जैसे आप स्थाई हो ऐसे दिन स्थाई नहीं है। दिन तो ढलता जा रहा है, दिन ढल जाएगा। अब वो क्यों कह रही है, तो इसका जो वाच्यार्थ है, तो पहले वाच्यार्थ समझते हैं। तो वो लड़की से उसकी माता ने कहा कि आज घर में सामग्री नहीं है, घर की सामग्री, खाने पीने की सामग्री नहीं है। तो अब वो लड़की को बताया, तो अब वो लड़की कह रही है कि माता, आपने जो बता दिया कि घर में खाने पीने की सामग्री नहीं है, ये तो आपने बता दिया। अब आप ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप चुपचाप बैठी हो दिन भर से बता करके, और वैसे ये दिन तो चुपचाप रहने वाला, स्थायी रहने वाला नहीं है, इसलिए आप बताओ क्या करना चाहिए। अब इसका ये तो रहा वाच्यार्थ। अब इसमें व्यंग्यार्थ क्या ध्वनित हो रहा है, इसमें ये ध्वनित हो रहा है कि जो लड़की है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो चाह रही है कि मैं प्रेमी से, यही टाइम उसका है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, और वो टाइम उसका आ गया है। अब वो अपनी माता से कह रही है, वो बहाना ढूंढ रही है बाहर जाने के लिए। तो वो अपनी माता से कह रही है, माता, जैसे अब वो कह रही है कि माता जी मुझे आज्ञा दे दें। माता जी कहते हैं कि जाओ सामग्री को लेकर के आओ। तो घूमने के, अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक वो बहाना ढूंढ रही है कि माता आप बताओ कि घर में आपने ये तो बता दिया कि कोई सामग्री नहीं है, और अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप चुपचाप बैठी हो वैसे स्थायी है नहीं, तो ढल रहा है। इसलिए अब आप, वो कहना चाह रही है कि आप आदेश दे दो कि जाओ घूम आओ। तो यहां ये ऐसी स्थिति में ये पद्य लिखा गया है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि अत्र स्वैरविहारार्थिनी व्यज्यते, कि वो स्वच्छंद घूमने वाली है और वो चाह रही है कि मुझे घूमने जाना है। वो घूमने के बहाने से ये सारी बातें बोल रही है अपनी माता से, इसमें ये व्यंग्य ध्वनित हो रहा है। तो ये वाच्यार्थ से हमें ये अर्थ नहीं निकल रहा है। वाच्यार्थ से तो इतना ही, वाच्यार्थ तो इसका इतना ही है कि माता बता दिया कि घर में खाने पाने की सामग्री नहीं है। अब ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दिन ऐसा स्थायी रहने वाला नहीं है। तो ये तो रहा वाच्यार्थ, लेकिन इससे एक अर्थ ध्वनित हो रहा है। इससे अर्थ ये निकल रहा है कि वो ये चाह रही है, वो क्यों कह रही है, वो इसलिए कह रही है कि बैंक बार बार
वो माता से ऐसी बात कर रही है। तो यहाँ आचार्य मम्मट जो उदाहरण देते हैं कि वाच्य अर्थ में कैसे व्यंग्यार्थ छुपा रहता है। तो इसमें देखो, ये तो इसमें व्यंग्यार्थ रहा, ये वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ कैसे होता है, तो आचार्य मम्मट ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया। अब आगे होता है दूसरा अर्थ, होता है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ में व्यंग्य किस तरह से आता है, ये तो वाच्यार्थ की रही बात। लक्ष्यार्थ का उदाहरण देते हैं। लक्ष्यस्य यथा साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। ये भी हाल गाथा सप्तशती का श्लोक है। और जो मैंने आपको बताया ही था कि जो गाथा सप्तशती के जितने भी जो पद्य हैं वो विशेष परिस्थिति में उनका विशेष अर्थ है। तो उनका बैकग्राउंड बिना समझे वो अर्थ नहीं लगता है। तो इसका ऐसा भी इसका जो है बैकग्राउंड, इसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो इसकी जो सखी है, एक कोई नायिका है और उसकी एक कोई सखी है। तो उस नायिका ने अपनी सखी से, अपनी दूती से, जो उसका संदेश ले जाने वाली है, उससे कहा कि उसे वो प्रेम करती है नायिका, तो उससे कहा कि मेरा संदेश उसके पास ले जाओ और उसको बता देना कि मैं उसको बुला रही हूं। ऐसा उसने संदेश दिया। तो वो जो दूती है, उसकी जो सखी है, वो उसका संदेश लेकर के उसके पास जाती है, नायिका के प्रेमी के पास जाती है। नायिका के प्रेमी के पास जाकर के और जो कार्य उसको करना चाहिए उसके प्रेमी के साथ में, वो अपना कार्य करके आ जाती है और आकर के झूठ मूठ की बात बना देती है कि वो नहीं आया। ऐसी इस तरह की बातें बना करके वो चली जाती है और सखी के पास ये कह देती है कि वो नहीं आया, और ऐसा उल्टा सीधा कह देती है मिला नहीं है मुझे, मैंने बहुत कहा आया नहीं, बहाने बना देती है। अब उसको ये सारी बात पता लग जाती है नायिका को। तो नायिका कहती है अपनी सहेली से, अपनी सखी से कहती है, दूती से, कि साधयंती सखी शुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते। हे सखी, शुभगम साधयंती, जो उसका जो प्रेमी है, तो वो कहती है तुमने मेरे प्रेमी को बार बार मेरे लिए अनुनय विनय करके मनाया और मेरे लिए तुमने उसको मनाया, तो इसमें तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। क्षणे क्षणे दूनासी, तुम क्षण क्षण प्रत्येक क्षण में खिन्न होती जा रही हो। मेरे लिए बार बार तुमने मेरे प्रेमी को मनाया, तुमने ऐसा मेरे लिए काम किया, मत कृते, मेरे लिए तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, इसलिए सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम। अरे तुम्हारे लिए तो, तुम पर तो इतना सद्भाव स्नेह करना चाहिए, ऐसा तुमने तावत विरचितम त्वया, ऐसा तुमने, क्योंकि कार्य ही तुमने ऐसा किया है, ऐसा तुमने हमारे ऊपर कार्य किया है कि बार बार तुमने मेरे प्रेमी को मनाने में जितना तुमने प्रयास किया है, अब तुम प्रयास करने के कारण क्षणे क्षणे दूनासी, तुम बड़ी खिन्न सी होती जा रही हो, तुमने मत करते, ऐसा तुमने मेरे लिए किया, इसलिए सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, तुम तो सद्भाव और स्नेह की पात्रा हो, क्योंकि ऐसा तुमने कार्य किया है। अब देखिए, अब आपको बताऊं कि इसमें व्यंग्य कैसे निकल रहा है। तो आपको बताऊं कि कोई भी आपका अपकारी हो, आपका जिसने अपकार किया हो, तो उसके सामने, अपकारी के सामने अगर कोई इस तरह की बात करे,
अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने शत्रुता का काम किया हो और वो सामने आपके खड़ा हो और आप उसके सामने ये कहो, वाह मित्र तुमने कितना बहुत अच्छा काम किया हमारा, अरे तुमने ऐसा काम किया, तुमने इतना कष्ट हमारे लिए भोगा है, तुम्हारा इतना तो एहसान कोई चुका नहीं सकता है, अरे तुम तो सद्भाव स्नेह करने के पात्र हो, तुमसे तो सद्भाव स्नेह करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तुमने हमारे साथ में मित्रता निभाई, ऐसे तुमने कार्य किए। तो अगर शत्रुता के कार्य करने वाले के सामने कोई इस प्रकार से जब बोले तो वहां पर क्या होता है, मुख्यार्थ का वाद हो जाता है। वहां पर जो है मुख्यार्थ का वाद हो जाता है, क्योंकि शत्रु से कोई इस प्रकार से बोलेगा तो ऐसा नहीं कह सकता है शत्रु से, वो उसका तात्पर्य ऐसा कहने का नहीं है, वो कहना कुछ और चाह रहा है इसके माध्यम से। तो वहां पर क्या होता है कि जो मुख्यार्थ का वाद हो जाता है, फिर लक्षणा के द्वारा हम विपरीत लक्षणा करके हम अर्थ लाते हैं, लक्ष्यार्थ लाते हैं। तो ये अर्थ जो है कि वहां पर वाद हो जाता है, शत्रु के प्रति यहाँ पर वाद हो जाता है, अर्थ लगता नहीं है ये। तो लक्ष्य विपरीत लक्षणा के द्वारा जो है इसमें जितने भी पद हैं वो सब एक भिन्न अर्थ को देते हैं, वो जितना भी ये है इसका वो सब विपरीत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें ये है कि क्षणे क्षणे दूनासी, अरे तुम मेरे लिए तुमने इतने काम किए हैं कि तुम क्षण क्षण में जो खिन्न हो रही हो। तो इसका जो क्षणे क्षणे दूनासी की जगह पे जो इसमें है, तो ये इसमें जो हृष्टासी आ जाएगा, दूनासी नहीं आएगा, इसमें पुष्टासी हृष्टासी ऐसा इसमें विपरीत लक्षणा के द्वारा आ जाएगा। अरे तुमने इतने हमारे काम बिगाड़े हैं, जो साधयंती है जो कह रहे हैं कि तुमने मेरे जो काम इतने बनाए हैं, तो वो उसका विपरीत अर्थ आ जाएगा कि तुमने हमारे जो इतने जो काम हमारे हैं, तुमने इतने हमारे काम बिगाड़े हैं और हमारे काम बिगड़ने से तुम क्षण क्षण में दूनासी नहीं, तुम हृष्टासी, तुम बड़े पुष्ट हुए हो, बड़ी तुम्हें खुशी हुई है, बड़े तुम अपने आप को खुशी महसूस सुखी महसूस किए हो, तो ऐसा तुमने मेरे लिए किया है। तो तुमने जो मेरे लिए जो अच्छा कार्य नहीं किया है, तुम सद्भाव स्नेह करने के लायक नहीं हो, अरे तुम्हारे साथ में तो दुर्व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार करने के लायक हो, क्योंकि तावत वृक्षतम त्वया, ऐसा तुमने काम किया है, तुमने काम उल्टा काम किया है। तो यहाँ पे जो सारा है, सारे अर्थ विपरीत हो जाएंगे, उल्टा लक्ष्यार्थ आ जाएगा कि तुमने साधयंती सखी की जगह पे जो आ रहा है, इसकी सखी की जगह पे शत्रु आ जाएगा पद, कि तुमने ऐसे हमारे काम किए हैं, प्रत्येक तुमने कार्य में हमारे में बाधा डाली है। मैंने तो तुम्हें भेजा था किसके लिए, अपने प्रेमी को मनाने के लिए, लेकिन तुम उसके साथ में जो कार्य मुझे करना चाहिए वो कार्य तू करके आ गई। तो इसमें जो तुझे ऐसा कार्य करने में क्षण क्षण में तुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा तूने मेरे लिए किया, इसलिए तू सद्भाव स्नेह करने के लायक नहीं हो, तुम्हारे प्रति तो दुर्व्यवहार इत्यादि करने के लायक हो तुम्हें, ऐसा तुमने कार्य किया है। तो इसका जो है लक्ष्यार्थ बताते हैं आचार्य मम्मट, अत्र मत प्रियम रमयंत्या त्वया शत्रुतम आचरितम इति लक्ष्यम। यहाँ पे इस पद में ये है कि मत प्रियम, जो मेरा प्रिय है उसके साथ में तुम रमण करके आ गई हो, तो इसलिए तुमने मित्रता का व्यवहार नहीं किया, तुमने शत्रुत्वम आचरितम, तुमने शत्रुत्व का आचरण किया है। तो ये सारे विपरीत लक्षणा के द्वारा अर्थ आ जाएंगे, इसलिए तुम सद्भाव स्नेह करने के लायक नहीं हो। अब ये लक्ष्यार्थ रहा। लक्ष्यार्थ जो है अब आचार्य मम्मट ने बताया कि लक्ष्यार्थ
में व्यंग्य कैसे रहता है। तो इस लक्ष्यार्थ के द्वारा हमें क्या लगता है, जब हमें इससे लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है कि तुमने जो काम एक पत्नी को पति के साथ में करना चाहिए, लेकिन अब जो पत्नी की सहेली उसके पति के साथ में वो काम करे तो ये गलत है। ये शत्रुता का उसने व्यवहार किया है, उसने मित्रता का व्यवहार नहीं किया है। शत्रुत्वम आचरितम, ये तो रहा लक्ष्यार्थ। ये अर्थ हमें कहां से प्राप्त हुआ, ये हमें हुआ वाचक, ये पद से प्राप्त हुआ लक्ष्यार्थ। अब जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ में व्यंग्य कैसे रहता है, तो इस अर्थ से हमें क्या लग रहा है, लक्ष्यार्थ से हमें ये लग रहा है कि इसने जो वो नायिका के पति के साथ में जो कार्य किया है, इसने वो गलत कार्य किया है, अपराध किया है इसने। तेन च कामुक विषयम, इसने जो कामुक विषय किया है, इसने उसके साथ में काम किया है, तो ये कामुक विषय प्राप्त हो रहा है। तो कामुक विषय से सापराधत्व प्रकाशनम, उसका अपराध का प्रकाशन हो रहा है, उसका अपराध प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसका अपराध प्रतीत हो रहा है इसमें, ये इसमें व्यंग्य आ रहा है कि उसका अपराध स्पष्टतया प्रतीत होता है उसमें। ये हमें कैसे पता लगता है कि उसने अपराध किया है, जब तक हम इससे साधयंती सखी शुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृष्टम तावत वृत्तम त्वया। ये अगर कोई अपने मित्र के प्रति कहता है तो यहाँ पे मुख्यार्थ बाधित नहीं होता है। अगर यही बात कोई अपने शत्रु के प्रति कहता है, जिसने शत्रुता का कार्य किया हो, उससे अगर कोई कहे अरे भैया, अरे सखी, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है मेरे साथ में, अरे तूने मेरे शुभगम, मेरे पति को बार बार तूने मनाने में जो प्रयास किया है, उससे तुझे क्षण क्षण में बड़ी तू खिन्न हुई है, तो मेरे लिए तूने ऐसा कार्य किया है, इसलिए तू सद्भाव स्नेह करने के लायक है। तो ये सब कैसे पता लगता है हमें, ये सब हमें जब हम परिस्थिति को देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कौन कह रहा है, किसके प्रति कह रहा है, तब ये हमें पता लगता है कि ये मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। और जब मुख्यार्थ बाध हो जाएगा तो लक्षणा के द्वारा हम फिर लक्ष्यार्थ को लाएंगे। अत्र मत प्रियम रम्यंत्या शत्रुत्वया शत्रुत्वम आचरितम, ये लक्ष्यार्थ आता है कि वो मेरा तो प्रेमी है, लेकिन तूने उसके साथ में ये गलत काम किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी पत्नी होगी, वो पत्नी कभी अपने पति को अपनी सहेली के साथ में वो काम नहीं करते हुए देख सकती है। ऐसा इसने देखा तो इसने ऐसा बोला, तो इससे इसका जो कामुक विषय जो प्राप्त होता है, इससे उसका अपराध है, तो अपराध स्पष्ट प्रतीत होता है। ये हमें कहां से, लक्ष्यार्थ से होता है। तो ये अपराध तो प्रकाशन हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, लक्ष्यार्थ से, ना कि इस मुख्यार्थ से हो रहा है, यहां से हो रहा है। ये इससे जो लक्ष्यार्थ से हो रहा है, तो आचार्य मम्मट ने ये लक्ष्यार्थ का उदाहरण दिया कि लक्ष्यार्थ में कैसे व्यंग्यार्थ छुपा हुआ रहता है, तो ये लक्ष्यार्थ का उदाहरण रहा। जो तीसरा अर्थ था व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ का देते हैं कि पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति रिव। इसका भी थोड़ा ये बैकग्राउंड है, तो उसका बैकग्राउंड हमें देख लेना चाहिए कि इसका क्या बैकग्राउंड है। तो इसका जो है, पहले इसका हम सामान्य अर्थ देख लेते हैं कि सामान्य अर्थ क्या है। तो इसका जो सामान्य अर्थ है कि कोई देखो इसमें देखो, पश्य निश्चल निस्पंदा विष्णी पत्रे राजते बलाका, ये जो विष्णी के पत्र पर जो बलाका है, जो बलाका दिखाई दे रही है, बगुली, वो एकदम ऐसी है, निश्चल है और निष्पन्द है, न तो उसमें कोई क्रिया है,
ना कोई हलचल है, कुछ नहीं है, वो ऐसी दिखाई दे रही है। उसको देखो, पश्य, ऐसा लग रहा है जैसे निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संख सुक्तिर्य, जैसे वो निर्मल मरकत पात्र पर शंख सुक्ति रखी हुई हो, ऐसा उसमें प्रतीत हो रहा है। न तो वो हिल रही है न डुल रही है। जब तक हम इसका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा। इसका बैकग्राउंड है कि किसी ने अपने प्रेमी जो नायक नायिका हैं, उनमें से जो है नायक ने संकेत स्थान दे दिया था, बता दिया था कि मतलब मैं यहाँ पे मिलूंगा, और उस जो संकेत स्थान दिया था उस संकेत जगह पर वो टाइम पर पहुंचा नहीं, और जब वो उस समय वहां पर पहुंचा नहीं और उसकी जो प्रेमिका थी तो वहां पर पहुंच गई थी, तो वो वहां पर पहुंच गई और उसने देखा कि यहाँ पे जो कोई आया नहीं, जो संकेत समय दिया था उस संकेत समय पर पहुंचा नहीं। तो वो बता रही है, वो कह रही है कि देखो कि तुमने जो टाइम दिया था, तुम कह रहे थे कि मैं यहाँ पे आया था, तुम यहाँ पे नहीं आए हो। अगर तुम यहाँ पे आए होते तो यहाँ पे जो है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखो ये कमलनी के पत्ते पर विष्णी पत्रे राजते वलाका, कमलनी के पत्ते पर ये वगुली जो बैठी हुई है, ये इसको देखो कैसी एकदम निश्चल निष्पन्न है, इसमें न तो कोई हिल रही है न डुल रही है, कोई क्रिया नहीं है, तो ये क्रिया से रहित है। तो इसका कहने का तात्पर्य है, अगर तुम यहाँ पे आए होते तो ये जो बगली है, ये आपने देखा होगा, कोई किसी आप जंगल में जाएं, किसी वृक्ष के नीचे जाएं, अगर उस पे पक्षी कुछ बैठे हो तो पक्षी ऑटोमेटिक भाग जाते हैं व्यक्ति को देख करके। पक्षी अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं कि बिल्कुल जो पत्ता न हिल रहा है न डुल रहा है, ऐसा दिख रहा है, अगर कोई पक्षी तुरंत बैठता है तो कुछ क्षण के लिए वो पत्ता हिलता डुलता रहता है, लेकिन वो पत्ता अगर हिल डुल नहीं रहा है तो उससे समझा जाता है कि यहाँ पे पक्षी बहुत देर से बैठा हुआ है, अर्थात उससे ये ध्वनित होता है, ये व्यंग्य निकलता है कि यहाँ पे कोई बहुत देर से आया नहीं है, अर्थात ये निर्जन स्थल है, निर्भय स्थान है, यहाँ पे पक्षियों को कोई भय नहीं है। तो ऐसा उसमें से ये उसमें से व्यंग्य निकल रहा है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जो निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संख्य सुक्तिरिव, जैसे किसी निर्मल मतलब नीलम की कोई पात्र में थाली इत्यादि को किसमें कोई शंख सुक्ति रख दी गई हो, ऐसा लग रहा है। तो इससे क्या निकल रहा है कि अत्र निष्पंदत्वेन, जो इसमें निश्चल और निष्पंद, कोई मतलब क्रिया नहीं है, हिलना डोलना कोई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे ये लग रहा है आश्वतत्वम। आश्वतत्वम को कहते हैं निर्भयत्वम, कि यहाँ पे बिल्कुल बगुली को कोई भय नहीं है, अगर उसको भय होता तो वो उड़ जाती, या मतलब कहीं थोड़ी देर की बैठी हुई होती अगर, तो पत्ते हिलते डुलते, इसलिए वो पत्ता भी नहीं हिल रहा डुल रहा है कमलनी का, बहुत देर से बैठी हुई है, ये स्थान ऐसा है, निर्भय स्थान है, यहाँ पर कोई भय नहीं है, ये बगली को देख करके लगता है। तो ये इससे निर्भयत्व होता है, और जो निर्भयत्व रूप जो है ये व्यंग्य, ये तो रहा व्यंग्यार्थ, निर्भयत्व आश्वतत्व, और उससे निर्भयत्व से क्या
व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ निकल रहा है, व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। तेन च जनरहितत्वम, और जब जहां पर कोई भय नहीं होगा, पक्षियों को भय कहां पर नहीं होता है, जहां पर जो निर्जन स्थान हो, तो वहां पे जनरहितत्वम। आपको एक बात बताऊं कि मनुष्य से सब डरते हैं, कोई भी प्राणी, कोई भी संसार का जीव हो, सभी जीव मनुष्य से डरते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक जीव हो। जहां पर मनुष्य रहते हैं वहां पर बड़े बड़े हिंसक जंतु भी नहीं आते। मैं भी उत्तराखंड में देखा है मैंने, तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु हैं, अगर जहां उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ मनुष्य है तो वहां प्रायः वो नहीं आते। तो इससे क्या लग रहा है कि ये जनरहित स्थान है, यहाँ पे कोई नहीं आया है। और तो वो कह रही है कि आप कह रहे थे कि मैं वहां पे गया था, तो अगर तुम वहां पे गए होते तो वहां पे ऐसा स्थान नहीं मिलता, वहां पे ये बलाका है, ये बगुली है, इस तरह से बैठी हुई नहीं होती। तो इसलिए अतः संकेत स्थानम एतत् इति कयाचित कंचित कंचित प्रचिच्यते, ये इससे निकलता है कि जो ये संकेत स्थान किसी ने बताया था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, और फिर वो नहीं आया, उसने झूठ कह दिया कि मैं वहां पर गया था, तो ये ऐसे ही जैसा प्रतीत होता है। अथवा मिथ्या वदसी ना तुम अत्र आगतो हो, तुम यहाँ पे आए नहीं थे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो। ये व्यंग्य निकल रहा है, क्योंकि वो बता रही है कि ये देखो, इस बगुली को देखो कैसी बैठी हुई, ना हिल रही है ना डोल रही है। इससे निर्भयत्व व्यंग्य निकलता है कि यहाँ ये निर्भय स्थान है, और निर्भय इस व्यंग्य से भी व्यंग्य निकलता है कि यहाँ पर जनरहित है, कोई यहाँ पर मनुष्य इत्यादि नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पे आया था, तो तुम यहाँ पे नहीं आते, ये व्यंग्यार्थ से निकलता है। तो ये संकेत स्थान किसी के प्रति बताया गया था, उसी से ये निकल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे नहीं आए थे, ये व्यंग्य निकल रहा है। तो आचार्य मम्मट ने जो 3 प्रकार के अर्थ बताए थे, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो व्यंग्य है वो प्रायः सभी प्रकार के अर्थों में रहता है। वाच्यार्थ में भी व्यंग्य रहता है, लक्ष्यार्थ में भी व्यंग्य रहता है, और व्यंग्यार्थ में भी व्यंग्य रहता है। अब ये आचार्य मम्मट क्यों बता रहे हैं? आचार्य मम्मट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि और जो जैसे नैयायिक हैं, तो नैयायिक जो है वो व्यंजनावृत्ति का खंडन करते हैं, वो व्यंग्यार्थ को नहीं मानते हैं, वो व्यंजनावृत्ति को नहीं मानते हैं। तो आचार्य मम्मट इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यंग्यार्थ है, तो जब तीनों में रहता है, लक्ष्यार्थ में भी रहता है और वाच्यार्थ में भी रहता है, और व्यंग्यार्थ में भी रहता है, तो इसलिए इसकी व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने के लिए, इसका ज्ञान कराने के लिए व्यंजना नाम की शक्ति को मानना पड़ेगा। अभी आगे जाकर के आप लोग इसके बाद जो है व्यंजनावृत्ति की स्थापना करेंगे आचार्य मम्मट। तो व्यंजनावृत्ति की स्थापना करने के लिए आचार्य मम्मट भूमिका बना रहे हैं। तो आज का रहा ये पाठ, और आज के पाठ को यहीं विश्राम देते हैं। और अब आप लोगों के जो इसमें समझने में डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। हरिओम। जी महोदय। जी, आप लोगों को कोई डाउट हो अगर? नहीं है सर, किसी को शायद। नहीं है सर, समझ आ गया। अच्छा अच्छा। तो आचार्य विश्वेश्वर की पढ़ रहे हैं पुस्तक? हाँ जी गुरुजी। हाँ महोदय। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए तो समापन करते हैं कक्षा का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।